हॉलीवुड इंडिया को कुछ ऐसे देखता है। Just because I'm Indian, I can't be a Norse god? This is a barrel of monkeys, so let us go scrape up some female chick. नर्ड सा, सोशली ऑकवर्ड सा, एक्सेंट बहुत ही एग्जैजरेटेड सा। Hello, I am not interested in buying the house, but I would like to use your restroom. रहना खाना नहीं आता, कोई सिविक सेंस नहीं है, गंदे लोग दैट स्मेल लाइक करी। ऐसी कुछ इमेज इंडियंस की ग्लोबली बन चुकी है। इनफैक्ट इसी स्टोरीटाइप के ऊपर एक गाना रिलीज हुआ था कॉल्ड करी पुलिस, जिसमें इंडियंस को ऐसे दिखाया जाता है कि वो करी खाने के लिए कुछ भी करेंगे, जैसे हमारे लिए सब कुछ सिर्फ करी के लिए रिवॉल्व करता है। एंड कुछ साल पहले तक की छोड़े तो इंडियंस को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हॉलीवुड में सिर्फ साइड कैरेक्टर्स की तरह दिखाया जाता था। कैब ड्राइवर, डॉक्टर, आईटी वाला लड़का। ऐसा हार्डली तुम्हें किसी मूवी या टीवी शो में दिखाया होगा कि इंडियन आदमी मेन कैरेक्टर है। वरना तो इंडियंस को यूज करा जाता था एक्स्ट्रा एलिमेंट, साइड कैरेक्टर्स या फिर ह्यूमर डालने के लिए। No problem. This is a company car. एंड ऐसी ही कुछ इमेज पूरी इंडिया की भी बनाई गई है। इंडिया को ग्लोबली सिर्फ 2-3 नजरों से देखा जाता था, या तो बहुत ही ट्रेडिशनली अमीर जो इतनी डेवलपमेंट के बाद भी आज भी हाथियों पर सवारी करता है, या फिर इंडिया एक लैंड ऑफ मिस्ट्रीज है जैसा इंडियाना जोन्स में दिखाया गया था, या फिर पूरा इंडिया सिर्फ एक गरीब, स्लम और डर्टी गंदा एरिया है। मजे की बात तो यह है कि इन सारी मूवीज को बड़े से बड़े अवार्ड्स मिले हैं। एंड ऐसे सिर्फ मूवीज में नहीं है, इनफैक्ट टीवी शो, स्टैंड अप कॉमेडी, यहां तक कि कार्टून्स में भी इंडिया को ऐसे दिखाया जाता था। इंडियंस का एग्जैजरेटेड एक्सेंट, हेड नॉड, हाउ डर्टी इंडिया इज, पॉवर्टी को रोमांटिसाइज करना, इंडियंस कितने वीक और फेबल होते हैं ये दिखाना कि उनको आराम से बुली करा जा सकता है, चाहे ऐसा हो भी ना, लेकिन व्हाइट लोगों की, गोरे लोगों की इंडियंस को जरूरत है, वो हमारे सेवियर्स हैं। ये सब चीजें बहुत सालों से बाहर के लोग इंडियंस के बारे में सोचते आए हैं। अब हो सकता है कि तुम ये सोचते हो कि भाई क्या ही हो गया, ये सब एंटरटेनमेंट टीवी के लिए ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल होते हैं स्टीरियोटाइप्स तो। लेकिन इस क्लिप में देखा जा रहा है एक नेटिव लेडी कैसे 4 इंडियन लेडीज को हरास कर रही है। बहुत सारी क्लिप्स हैं इंटरनेट पे और पीपल हेटिंग इंडियंस, ब्लेटेंट रेसिज्म, इंडियंस को गरीब, पुअर, डर्टी बोलना। पूरे के पूरे 1.5 बिलियन की इंडिया को सिर्फ एक नजर से देखा जाता है। अब वो अलग बात है कि न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में भी इंडिया से बुरे स्लम्स हैं, गंदगी, गरीबी वहां भी है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कभी इंडिया जैसा नहीं होता। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी अपनी इंडियन हेरिटेज के चक्कर में स्ट्रगल करते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा को करी बोल के बुलाया जाता था जब वो यूएस में पढ़ती थी, इसी बुलिंग के चक्कर में वो इंडिया वापस तक आ गई थी। Yes, I faced it when I was in high school in a really big way. People used to call me brownie. They used to call me curry. And they say, oh, can you smell the curry? Whenever I used to walk past. वही ऐसा भी है कि इंडियन ओरिजिन के एक्टर्स ने बढ़िया काम करा, एक्टिंग करी, ऑस्कर जीते, और तुम सोचोगे कि इसके बाद उनका करियर अच्छा होगा, पर उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा बिकॉज उनके इंडियन होने के कारण से उनको रोल्स नहीं मिल रहे थे। कौन है ये एक्टर्स ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी मूवीज, शोज और कार्टून्स डिपिक्शन करती आई है ना इंडिया का, विच सीम टू बी हार्मलेस एंड फन, वो एक्चुअली इंडियंस और मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिकन इंडियंस के लिए सालों से बुलिंग और हरासमेंट और रेसिज्म का कारण बन गया है। अब इसके पीछे तो कोर रीजन माइट बी कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन शेप्स हाउ पीपल सी द वर्ल्ड अराउंड देम। लेकिन अगर तुम इंडिया के पड़ोसी देश चाइना की बात करोगे तो बहुत टाइम पहले की बात नहीं है कि चाइना को भी वो सेम ही स्टीरियोटाइप्स फेस करने पड़ते थे जो इंडियंस को करने पड़ते हैं। Let the rock tell you in Chinese. Uh-oh. Ding bang ding dong, he's stone cold आई। लेकिन somehow चाइना ने अपनी इमेज बदल दी, ना सिर्फ हॉलीवुड में बल्कि पूरी दुनिया में। You want the Chinese version? I'll give you that too. 我要金要带，我是冠军，我永远不放弃。 पहले हॉलीवुड में चाइना को बैकवर्ड और अनसिविलाइज दिखाया जाता था, अब दिखाया जाता है बहुत एडवांस्ड है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, इतना कि खुद अमेरिकन को अपने काम के लिए चाइनीज की हेल्प चाहिए होती है। चाइना का कल्चर बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, कराटे किड, कुंग फू पांडा, चाइनीज मार्शल आर्ट्स को बहुत डिसिप्लिन वे में दिखाते हैं। मार्वल जिसका बहुत बड़ा फैन बेस इंडिया में बैठा है, उसमें एक भी इंडियन सुपर हीरो नहीं है, पर चाइना में मूवी रिलीज करने के लिए ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सके, वो अपनी मूवी तक को ऑल्टर कर देते हैं। इंडियन सुपर हीरोज कॉमिक्स में है, पवित्र प्रभाकर भी अभी पिछले साल ही एक मूवी में आया है, लेकिन चाइनीज सुपर हीरो के ऊपर एक पूरी मूवी बना दी गई। तो ये सारी चीजें हॉलीवुड में इंडिया के पोर्ट्रेयल को लेके 5 बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। इंडियंस और इंडिया की ये स्टीरियोटिपिकल इमेज बनने की हॉलीवुड में शुरुआत कैसे और क्यों हुई? कौन सी ऐसी मूवीज, कार्टून्स, टीवी शोज है जिन्होंने इंडिया की ये इमेज बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? एक्चुअली इंपैक्ट क्या होता है, क्या मुश्किलें ढूंढने पड़ती हैं अमेरिकन इंडियंस को, इनफैक्ट वो लोग जो हॉलीवुड में काम ढूंढने जाते हैं उनको। एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये कि चाइना ने अपनी इमेज कैसे सुधारी, एंड फाइनली कि क्या इंडिया अपनी इमेज सुधार पा रहा है, और अगर हाँ तो वो कैसे होगा? इन सारे सवालों का जवाब और बहुत कुछ और तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा, तो उसको एंड तक जरूर देखना। हम ऐसी वीडियोस हर हफ्ते तुम्हारे लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाई हॉलीवुड हेट्स इंडिया।
हॉलीवुड में इंडिया को ऐसे दिखाने वाली दिक्कत कुछ रीसेंट नहीं है, बल्कि 50 साल पहले से होता आ रहा है। 1968 में रिलीज हुई थी मूवी कॉल्ड द पार्टी। Why would anyone invite him to the party? ये एक अमेरिकन कॉमेडी मूवी है जिसमें एक इडियट सा डम्ब सा इंडियन दिखाया जाता है जो किसी वाइट पार्टी में गलती से इनवाइट हो जाता है। मिस्टर बीन वाली कॉमेडी दिखाकर पूरी मूवी में उसका मजाक उड़ाया जाता है बिकॉज ही इज अनअवेयर ऑफ द वे द वेस्टर्न वर्ल्ड वर्क्स। और सिर्फ यही दिखाया जाता है कि इंडियंस बहुत बेशरम होते हैं, जमीन पे गिरा हुआ खाना खा लेते हैं या फिर बहुत ही क्रीपी होते हैं। अब इस कैरेक्टर को किसी इंडियन इंसान ने प्ले नहीं किया था, बल्कि एक नेटिव एक्टर कॉल्ड पीटर स्टेलर्स, और ये दिखाने के लिए कि वो इंडियन है उन्होंने अपना चेहरा ब्राउन कलर कर दिया था। अब रेशियल इश्यूज कितने भी प्रोमिनेंट हो, पर ये मूवी इंडिया में बहुत चली थी। इनफैक्ट हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रुंदी बख्शी के कैरेक्टर की फैन थी। सत्यजीत रे जो एक टाइम पे बहुत रिस्पेक्टेड इंडिया के पायनियर ऑफ सिनेमा थे, उन्होंने पीटर सेलर्स की परफॉर्मेंस देखकर उनको अपनी मूवी में कास्ट करने का मन तक बना लिया था। लेकिन यही एक स्टीरियोटाइप जो उस टाइम पे बहुत फन नजर आ रहा था, बहुत बड़ा कारण बन जाता है इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन अगले 50 सालों तक शेप करने में। रुंदी बख्शी का ये एक्सेंट उनकी इस मूवी के बाद और भी बहुत सारी चीजों में देखने को मिला। You know, Ben Kingsley did an accent in Gandhi and he won the Oscar for it. 1986 में रिलीज हुई मूवी शॉर्ट सर्किट में फिशर स्टीवंस ने बेन जब्यूथिया नाम का इंडियन कैरेक्टर प्ले करा था। जैसा पार्टी में हुआ वैसा ही इसमें भी हुआ। कैरेक्टर को ब्राउन फेस मेकअप यूज करवाया एग्जैजरेटेड इंडियन एक्सेंट के साथ। इनफैक्ट इनिशियली द रोल वाज नॉट इवन मेंट टू बी एन इंडियन, बट बाद में चेंज कर दिया बिकॉज फनी ज्यादा लगता है। ऐसी और बहुत मूवीज हैं, जैसे माइक मायर्स की द लव गुरु, वैन वाइल्डर, पार्टी लियाजन में इंडियंस को साइड कैरेक्टर से दिखाया गया विद हेवी एक्सेंट फॉर कॉमिक रिलीफ। इन्हीं सब चीजों की वजह से इंडियन एक्सेंट को माना जाता है कि बहुत एग्जैजरेटेड और फनी साउंडिंग है। Does it sound like an accurate Indian accent or do you find it exaggerated in any way? It was extremely exaggerated. बट रियलिटी में इंडियन जैसे नहीं बोलते हैं। पूरे इंडिया में अलग अलग एक्सेंट्स हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। जैसे अमेरिका में टेक्सास का एक्सेंट अलग है, कैलिफोर्निया का एक्सेंट अलग है, उससे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में है। एंड अगर एक्सेंट की बात कर ही रहे हैं तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन एक्सेंट ज्यादा इजियर टू अंडरस्टैंड है कंपेयर टू नेटिव इंग्लिश एक्सेंट्स, जैसे ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, स्कॉटिश, पर फिर भी इंडियन एक्सेंट को डिफाइन करा जाता है। एंड यही नैरेटिव फिर इंटरनेशनल कॉमेडी स्केचेस में, इंटरनेशनल स्टैंड अप कॉमेडी में देखने को मिला with comedians like Trevor Noah, Russell Peters, Fluffy अपने शो में इंडियन एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं। एक्सेंट के अलावा इंडियंस को बहुत टिमिड, शाय एंड डॉर्की दिखाया जाता है एज अ साइड कैरेक्टर। अगर तुमने डेडपूल देखी है तो उसमें भी दुपिंदर का कैरेक्टर इज नथिंग मोर जस्ट कॉमेडी का साइड कैरेक्टर फॉर ह्यूमर। द बिग बैंग थ्योरी में राज कुत्रपल्ली का कैरेक्टर इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो, बट उसको भी इसी सेम स्टीरियोटाइपिकल तरीके से दिखाया गया है। ऐसा इंसान जो स्मार्ट तो बहुत है पर इंट्रोवर्टेड है और लड़कियों से बात नहीं कर पाता है। अब बिग बैंग थ्योरी के फैंस ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि शो के सारे कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं, बट इफ यू लुक एट द फैक्ट कि और भी वाइट कैरेक्टर्स जिनके और बाकी रोल्स हैं पर वो स्टीरियोटाइप्स नहीं बनाते, बट दैट इज नॉट द केस विद द इंडियन कैरेक्टर ऑफ राज। इसके अलावा काउस इंडियंस के लिए कितनी सेक्रेड है, बहुत मूवीज में बार बार दिखाया गया है, बहुत एग्जैजरेटेड तरीके से। No one honks at the cows. No one yells at the cows. No one touches the cows. They wait for the cows to finish crossing. There's a cow. You gotta be kidding me. अब मुझे नहीं पता तुम्हारे घर के बाहर कितनी गायें हैं, बट ये क्लिप एक टीवी सिटकॉम की है कॉल्ड आउटसोर्स, जिसका प्रेमिस ही ये था कि एक वाइट मैनेजर इंडिया में काम करने आता है कॉल सेंटर में, बिकॉज पूरे अमेरिका को यही लगता है कि इंडियन सिर्फ वो करते हैं। In the business of call center management, Todd Dempsey was given a choice. So you're saying go to India or I'm out of a job? अब ये गलतियां इसलिए होती हैं बिकॉज वहां के शोज बनाने वालों को इंडियन कल्चर की समझ नहीं है, एंड इसी कारण से उस कल्चर को बहुत ही बिजार तरीके से दिखाया जाता है जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। गांधी मूवी में भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि अंग्रेज अपनी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं पर गांधी जी की यात्रा हाथी पर होती है। बट दैट इज नॉट वेयर द डिसरिस्पेक्ट एंड्स। हॉलीवुड को लगता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदूज होते हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग का ये वेडिंग सीन, द ऑफिस में दिखाई गई दिवाली पार्टी और बहुत सारे और सेंटिमेंट जिसमें इंडिया की रिलीजियस कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी को ब्लेटेडली इग्नोर करा जाता है। My school's like 60% Indian. Like, I've got a couple people like say things about me being Muslim though, because everyone there's like, you know, like Hindu. मूवीज लाइक ईट लव प्रे इसको और एग्जैजरेट करती हैं। ऑक्टोपस जैसी मूवी जो 1983 में रिलीज हुई थी, वो तब के इंडिया को एज अ स्नेक चार्मर दिखाती थी। इंडिया को मिस्टिकल लैंड की तरह दिखाया जाता है, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन इंडियाना जोन्स द टेंपल ऑफ डूम।
एंड फिर आता है द मोस्ट कॉमन वे दैट इंडिया इज पोर्ट्रेड इन वेस्टर्न मीडिया, एंड दैट इज लाइक अ पुअर डर्टी स्लम। इंडिया बहुत गंदा है, हर जगह सिर्फ झोपड़ बस्तियां हैं। वो इसलिए वेस्टर्नर्स सोचते हैं बिकॉज इंडिया को दिखाया ही वैसा गया है। Saying that Indians go bathroom on the side of the road. इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है 2009 की ऑस्कर विनिंग मूवी 8 ऑस्कर जीतने वाली स्लमडॉग मिलियनेयर। क्रिटिकली अक्लेम्ड रही, बहुत तारीफ मिली, रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। एंड तुम सोचोगे कि इंडिया के बारे में इतनी बड़ी मूवी इतनी ग्लोबली रिस्पेक्ट कमांड कर रही है तो हम खुश होंगे इतने ऑस्कर जीते हुए देख के, पर ऐसा था नहीं। They think by showcasing this picture and the slums and all the dirtiness of the thing, they think that it is rule, but it is not true. I heard a lot of people don't like the word slum dog. पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उस पूरी मूवी में सिर्फ गरीबी, स्लम्स एंड भूखमरी के अराउंड रहा। इंडिया became synonymous with the word slum. In fact, मूवी के टाइटल में slumdog itself is a derogatory term. इंडिया को बहुत ही पुअर लाइट में दिखाया गया, and sadly that is not the first or the last time that it happened. The Best Exotic Marigold Hotel, Life of Pi, Gandhi, ऐसी बहुत मूवीज है जहाँ पे इंडिया को गरीबी दिखाया गया है। बट इंडिया की इस गरीबी को दिखाने की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री से करी गई थी। फैंटम इंडिया रिलीज करी गई थी 1969 में बाय बीबीसी, और 6 घंटे की इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में बस ये फोकस किया गया है कि इंडिया कितना इम्पॉवरिश्ड है और गरीबी से जूझ रहा है। अब क्रिटिक्स और व्यूअर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ट कि ये डॉक्यूमेंट्री ना एक वन साइडेड पोर्ट्रेयल दिखा रहा है जिसमें पॉवर्टी को एम्फसाइज करा जा रहा है एंड इंडिया के डेवलपमेंट एस्पेक्ट को बिल्कुल ही निग्लेक्ट करा जा रहा है। भारत सरकार ने रिक्वेस्ट करी बीबीसी को इसके ब्रॉडकास्ट बंद करो, उन्होंने मना करा, फिर बीबीसी को बहुत टाइम तक इंडिया से बैन कर दिया। लेकिन टाइम एंड अगेन ये स्टीरियोटाइप रिपीट हुआ है एंड सैडली इंडियंस ने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। ये स्टीरियोटाइप्स कार्टून तक में देखने को मिलते हैं, जैसे फिनियस एंड फर्ब विच सीम टू अ वेरी लाइट हार्टेड एंटरटेनिंग कार्टून अबाउट 2 बॉयज डूइंग एक्सपेरिमेंट इन द बैकयार्ड, लेकिन उसी में बलजीत जो कि एक इंडियन किड का रोल प्ले हुआ है हमेशा बुली होते हुए दिखाया गया है। Then I guess I'll just find a nerd and take his underpants. You may have my underpants. They just got very messy all of a sudden. अपू फ्रॉम सिम्पसन्स एक बहुत ही फैन फेवरेट कैरेक्टर्स, इंडियन जो एक क्विक ई-मार्ट का ओनर है। अपू के पास कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री है, फर्स्ट ग्रेजुएट हुआ है। अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे उसने ई-मार्ट में काम करना शुरू किया ताकि वो अपने स्टूडेंट लोन्स पे कर सके। अपू बहुत मेहनती है, वर्कहोलिक है, अपने बीवी बच्चों को प्यार करता है एंड डिस्पाइट बीइंग एन इलीगल इमिग्रेंट अपू एक ऑनेस्ट लाइफ जीता है। लेकिन इस कैरेक्टर को 2017 के बाद से शो में दिखाया ही नहीं गया है बिकॉज इट वॉज कैंसिल्ड बाय द इंडियन डिस्पोरा इन अमेरिका, जिनको लगा कि ये हमारी तरफ गलत स्टीरियोटाइप्स दिखा रहा है। लेकिन अपू के साथ ऐसा क्यों हुआ? इन ऑल रियलिटी अपू तो एक रिप्रेजेंटेशन है द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम का, एक इमिग्रेंट जो आता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छा काम करता है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है। He gets married, he loses a business, gains a business, has kids, becomes a father. So like, I love that story. That's a beautiful story. He's the American dream on that show. तो फिर इंडियंस को इससे दिक्कत कब हुई? ये एक्चुअली हुआ 2007 से, जब वहां के अमेरिकन इंडियंस को उनकी पोर्ट्रेयल से दिक्कत होने लगी। अपू की कंट्रोवर्सी तब बढ़ी जब इंडियन अमेरिकन कॉमेडियन हरी कोंडाबोली ने एक आवर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री बनाई कॉल्ड द प्रॉब्लम विद अपू। 2017 में रिलीज करी गई डॉक्यूमेंट्री क्रिटिक थी अपू के कैरेक्टर के लिए फॉर बीइंग अ रेशियल स्टीरियोटाइप ऑफ साउथ एशियन पीपल। इसी डॉक्यूमेंट्री में बंच ऑफ इंडियन अमेरिकन कॉमेडियंस एंड एक्टर्स जैसे अजीज अंसारी, कार्ल पेन ने बताया कि वो कैरिकेचर कैसे बना उनके बुलिंग और मॉकिंग का कारण उनके स्कूल्स में। I hate Apu. Hate Apu. Hate Apu. How many had to deal with like being called Apu or that being referenced? प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की सुपरस्टार, इंडियन पहली जो अमेरिका में जाके अपना शो लीड करा, उन्होंने तक बताया कि अपू उनकी यूएस एग्जिस्टेंस का बेन था। अपू को क्रिटिसाइज करा गया उसके एग्जैजरेटेड इंडियन एक्सेंट की वजह से, वो कहां रहता था और उसकी कितनी बड़ी फैमिली थी 8 बच्चों के साथ। Oh, say hello to your other 7 children. What? अपू को इसलिए भी हिट मिला बिकॉज उसको भी एक वाइट इंसान ने वॉइस करा कॉल्ड हैंक अजारी। Apu, a cartoon character voiced by Hank Azaria, a white guy. अब उन्होंने वैसे तो अपनी वॉइस एक्टिंग रोल में बहुत अलग तरीके के कैरेक्टर्स एंड एक्सेंट प्ले करे हैं। Is an imitation of Edward G. Robbins. Snake is just kind of बट ये और कॉम्प्लिकेटेड होता है जब हैंक स्टेप डाउन फ्रॉम द रोल, सेइंग कि अपू को बहुत ही नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। Last year, Hank stepped down from voicing the character. उन्होंने बोला कि उनसे गलती हुई है, उनको कोई इंटेंशन नहीं था किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का, और हर इंडियन से उन्होंने माफी मांगी। So actor Hank Azaria is apologizing for voicing Apu on The Simpsons. ट्रिशा स्टीवन जिन्होंने इंडियन कैरेक्टर प्ले करा था शॉर्ट सर्किट में, उन्होंने भी अपनी गलती मानी। I think today it would probably be sort of offensive. बट क्या सच में इंडियंस का ऐसा रिप्रेजेंटेशन नेगेटिवली इंपैक्ट करता है वहां रहने वाले इंडियंस को एंड हाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड सीज इंडिया एज अ होल को? वेल, काफी हद तक यस। देव पटेल जो स्लमडॉग मिलियनेयर के स्टार थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज हॉलीवुड बहुत रेसिस्ट है एंड साउथ एशियंस को सिर्फ स्टीरियोटिपिकल रोल जैसे कैब ड्राइवर्स, टेररिस्ट या फिर गीक्स के रोल मिलते हैं। बिकॉज स्लमडॉग वाज सच अ बिग हिट, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई डिड नेक्स्ट
For my second film, I wanted a role that would stretch me, but all I was getting offered was stereotypical parts like the goofy Indian sidekick. गांधी का रोल प्ले कर रहा था बेन किंग्सली ने, उनको बेस्ट एक्टर का ऑस्कर तक मिला। ये कोई बाहर का इंसान नहीं है, ये गुजराती इंडियन एक्टर है। इनका असली नाम कृष्ण पंडित भांजी है, लेकिन इन्होंने अपना नाम इसलिए चेंज करा बिकॉज इनका इंडियन नाम पढ़कर इनको सिर्फ स्टीरियोटिपिकल रोल्स मिलते थे इंडियन कैरेक्टर्स के। देयर सो मेनी अमेरिकन एक्टर्स एंड टीवी पर्सनालिटीज जिन्होंने बार-बार आके बताया है कि इंडियंस का रोल लेने के लिए उनको एग्जैजरेटेड एक्सेंट बताने को बोला जाता था। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एक्टर्स और पीपल वर्किंग इन हॉलीवुड। पूरे इंडिया की इमेज इसी रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो बहुत सालों से चलती आई है हैज बीन टर्न्ड इनटू द सेम स्लम डर्टी पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री, जहां पे या तो आप बहुत अमीर हो या पूरा देश गरीब। अब सवाल ये आता है कि आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स, इतना ज्यादा डाइवर्स कल्चर, क्यूजीन्स, करियर पाथ, लैंग्वेजेस, एक्सेंट्स होने के बावजूद हॉलीवुड ने इंडिया को इतनी पुअर लाइट में दिखाया ही क्यों? एंड इसका जवाब है कल्चरल अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब है किसी डोमिनेंट सोसाइटी का किसी दूसरे कल्चर की कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, आइडियाज को दर्शाना अपने तरीके से ताकि वो अपनी ऑडियंस को केटर कर सके। हॉलीवुड में इंडिया और इंडियंस को हमेशा लेस डेवलप दिखाया गया है और व्हाइट सुप्रीमेसी दिखाते हुए अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स हैव ऑलवेज शोन कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीका के बहुत सारे देश दे आर द सेवियर्स। इसी को व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी से जाना जाता है। अवेंजर्स में अगर ये सीन तुम्हें याद होगा जिसमें ब्रूस बैनर अपने आप को शांत रखने के लिए स्लम्स में जाकर इंडियंस की हेल्प करते हुए पाए गए थे। एक कैरेक्टर जिसके खुद के कुछ अलग ही इश्यूज है, वो अपना देश छोड़ के अपने आप को शांत रखने के लिए गरीब इंडियंस की हेल्प कर रहा है। He could have been anywhere in India, anywhere in the world, but दिखाया सिर्फ इंडिया का स्लम्स एरिया। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं कुछ चेरी पिक करके शायद एग्जांपल्स निकाल रहा हूं, बट दिस हैज बीन गोइंग फॉर फार टू लॉन्ग। इंडिया के इंडिपेंडेंस के 9 साल बाद आई एक फिल्म कॉल्ड भवानी जंक्शन। उसमें दिखाया गया कि ब्रिटिशर्स से हमें रहने का तरीका सिखा के गए, उन्होंने हमारा डेवलपमेंट करा, वो सेवियर रहे, हम तो आपस में लड़कर मर रहे थे। इसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर रॉडनी सैवेज का रोल दिखाया जाता है जिसको ये लगता है कि ब्रिटेन की जिम्मेदारी है आज भी इंडिया का ख्याल रखने की। लेकिन उनकी मूवीज में ये कभी नहीं बताया गया कि कैसे बेरहमी से इंग्लैंड ने 200 साल इंडिया पे राज करा, कैसे बेरहमी से जलियांवाला बाग की तरह और बहुत सारे इंडियंस की जान ली। काफी ब्रिटिशर्स को तो ये भी लगता हो कि उनके पूर्वजों ने इंडिया की भलाई करी है नुकसान से ज्यादा। इसके अलावा जो दूसरी तरह से इंडिया का कल्चरल अप्रोप्रिएशन किया गया है वो है पॉवर्टी पॉर्न दिखाकर। पॉवर्टी पॉर्न का मतलब है मीडिया का यूज करके गरीब लोगों की कंडीशन को दिखाना टू जनरेट सिंपैथी, जैसा स्लमडॉग मिलियनेयर में करा गया, सिटी ऑफ जॉय, गांधी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लोगों को उनकी पॉवर्टी में, उनकी गरीबी में, उनकी दिक्कतों में, परेशानी में दिखाता है ताकि देखने वाले लोगों के अंदर से एक सिंपैथी का इमोशन उमड़ के बाहर आ जाए। ऐसा करने से ज्यादातर समय तो वन साइडेड रिप्रेजेंटेशन ही होता है। इसी वजह से स्टीरियोटाइप्स दोबारा रीइंफोर्स होते हैं और वो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो भाड़ में चली जाती है। लेकिन ये पॉवर्टी पॉर्न सिर्फ गलत तरीके से नहीं होती है, इसको एक पॉजिटिव लाइट में भी दिखाया जा सकता है टू इवोक द सेम इमोशन। जैसे कोल्डप्ले की म्यूजिक वीडियो में हिम फॉर द वीकेंड इंडिया में शूट हुई, इंडिया का सेम कल्चर दिखाया एंड उसमें भी पॉवर्टी दिखाई गई है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, कल्चरली वाइब्रेंट है। अब पॉवर्टी पॉर्न और इस म्यूजिक वीडियो में फर्क यह है कि एक कल्चरल अप्रोप्रिएशन है और एक कल्चरल एप्रिसिएशन। जब तुम जेन्युइनली कोशिश करते हो किसी कल्चर को सीखने का, उसके बारे में जानने का और अप्रिशिएट करने का। द 100 फुट जर्नी एक और मूवी है जो इंडिया को अच्छी पॉजिटिव लाइट में दिखाती है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि इतने टाइम तक ऐसा होता कैसे रहा? इसका सिंपल जवाब है कि इंडियंस ने हमेशा से इसको सिर्फ इग्नोर करा है। अगर तुम सिम्पसन्स के अपू का ही एग्जांपल लो तो बहुत इंडियंस को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई कार्टून एग्जिस्ट भी करता है। Have you heard about this show? No. काफी समय तक इंडियन अमेरिकन इन द वेस्ट ऑल्सो रिमेन साइलेंट बिकॉज वो वहां पे बस एक माइनॉरिटी थे। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। इंडियन अमेरिकन का सबसे ज्यादा मीडियन इनकम है पूरे यूएसए में। एंड प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है। अगर तुम यूएसए का मैक्सिको का रिप्रेजेंटेशन देखो तो तुम्हें लगेगा कि वहां सिर्फ बंजर जमीन है। ये पुअर और डर्टी स्टीरियोटाइप उन्होंने तो दिखाया, पर इसमें इंडियन भी कम गलती वाले नहीं है, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी ऑस्कर्स में काफी हद तक वही मूवी जाती है जो इंडिया का ये एस्पेक्ट दिखाती है। मूवीज लाइक गली बॉय, पेबल्स, विलेज, रॉक स्टार्स। 2021 में प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने यूएसए में खुद रेसिज्म झेला है, उन्होंने प्रोड्यूस करी द व्हाइट टाइगर। मूवीज को तो क्रिटिक्स ने पॉवर्टी पॉर्न लेबल कर ही दिया, एम्फसाइजिंग कि ये इंडियंस को उसी सेम नैरेटिव को रीइंफोर्स कर रही है एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में। इंडिया ओरिजिन की एक राइटर मीरा नायर ने को राइट करी थी सलाम बॉब में 1988 में। अब मूवी को क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, इंक्लूडिंग अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। लेकिन फॉर इंडियंस इट वाज जस्ट पॉवर्टी पॉर्न, क्योंकि उसमें दिखाया गया था लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम इन बॉम्बे। एंड यही चीज सालों से चली आई, सालों तक चलती रही, until something very interesting happened.
अब यहाँ पे तुम्हारे को समझने की जरूरत है चाइना की कहानी, बिकॉज वो इंडियंस की सिचुएशन से बहुत सिमिलर है। क्योंकि सवाल ये है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक कल्चर या कंट्री का अच्छा रिप्रेजेंटेशन मूवीज और बाकी आर्ट्स में, और अगर स्टीरियोटाइप बन चुका है तो क्या उसको तोड़ा जा सकता है। इमेजिन करो कि अमेरिका अपनी बड़ी बिल्डिंग, पावरफुल मिलिट्री, ग्रैंड कल्चर, बंदूकों की जगह न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को के स्लम्स, बॉर्डर पे जो उनकी हरकतें हो रही हैं, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, बच्चों को केज में रखा जा रहा है, वो दिखाएगा तो उनकी इमेज कैसे एकदम से चेंज हो जाएगी तुम्हारे मन में। एंड इसीलिए इट इज इनक्रेडिबली नेसेसरी फॉर एनी कल्चर और कंट्री कि उनको पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाए। एंड ये बात कि इन खराब स्टीरियोटाइप्स को चेंज करना पॉसिबल है करके दिखाया चाइना। ओवर द इयर्स चाइना का रिप्रेजेंटेशन इन हॉलीवुड एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। पहले चाइना को अंडर डेवलप्ड, लैंड ऑफ पॉवर्टी, एक्सोटिक, पॉलिटिकल टर्मोइल और ट्रेडिशनलिज्म की लाइट में दिखाया जाता था। मूवीज जैसे द गुड अर्थ दिखाती है चाइना का स्ट्रगल विद नेचुरल डिजास्टर्स एंड सोसाइटल चेंजेस। 55 डेज एट पेकिंग में चाइनीज नेशनलिस्ट और वेस्टर्न पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हाईलाइट करते हैं। ऑल्दो मूवी सिंपैथेटिक थी, लेकिन चाइना की इमेज को ऐसे दिखाया गया कि वो बर्डन है और आपस में लड़ाई और फॉरेन ऑपोजिशन के दबाव में है। पर अब कॉन्ट्रास्ट में रीसेंट हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स ने चाइना को बिल्कुल उल्टी लाइट में दिखाया है। तो ये हुआ कैसे? चाइना और अमेरिकन फिल्म्स की लंबी स्टोरी रही है सिंस द 1920s, विद चाइना बीइंग अ वेरी इंटीग्रल मार्केट फॉर हॉलीवुड फिल्म्स। लेकिन पीआरसी की एस्टैब्लिशमेंट के बाद हॉलीवुड मूवीज को चाइना से रिमूव कर दिया गया था फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस। 1978 में जब रिफॉर्म आया तो हॉलीवुड मूवीज को एक लिमिटेड स्केल पे पुश करा। कोटा सिस्टम था जहां पे एनुअली 10 इंटरनेशनल मूवीज आती थी, उसको बढ़ा के 34 करा गया। चाइनीज फिल्म मार्केट बहुत बढ़ रहा था, 2008 के बाद से बहुत तेज ग्रो कर रहा था, एंड इसी ग्रोथ को हॉलीवुड ने नोटिस करा। एंड टू मेक श्योर फ्रॉम चाइनीज पीपल कि चाइना इज ऑलवेज शोन इन अ पॉजिटिव लाइट, हॉलीवुड को 2 चीजों का पालन करना पड़ा। पहला था चाइना का सेंसरशिप सिस्टम टू इंश्योर कि जो भी मूवीज उनके यहाँ रिलीज हो रही है वो सब लोग देख पाए। इसलिए डिज्नी जैसे बड़े स्टूडियो जो पूरी दुनिया में मैसेज देते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी का, वो चाइना में अपनी मूवीज को ऑल्टर करते हैं, गे कैरेक्टर्स हटाते हैं। बिकॉज चाइना में अफ्रीकन अमेरिकन की तरफ पोर्ट्रेयल बुरा है, तो ब्लैक पैंथर के पोस्टर में अपने लीड एक्टर की शक्ल को कवर कर देते हैं। एंड दूसरा, हॉलीवुड को कोऑर्डिनेट करना पड़ा चाइनीज रेगुलेटर्स एंड प्रोड्यूसर्स के साथ ताकि वो चाइना के रिलीज के हिसाब से अपनी मूवीज बना सके। एंड इसी मार्केट पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में हॉलीवुड ने भी स्ट्रैटेजी डेवलप करी टू इनकॉर्पोरेट चाइनीज एलिमेंट्स इनटू देयर फिल्म्स ताकि वो ऑडियंसेस और रेगुलेटर्स दोनों को खुश कर पाए। एंड इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आया जब चाइना की पुरानी स्टीरियोटाइपिकल इमेज हटा के चाइना को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाने लगा। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटेंशन ने, जिसने चाइना से बहुत पैसे कमाए थे, उसमें डाइवर्स रेंज ऑफ चाइनीज सेलिब्रिटीज को कैमियो के लिए बुलाया गया। चाइना की टेक्नोलॉजी को यूएस से भी एडवांस दिखाया गया। फिर मूवीज लाइक द मेग एंड पैसिफिक रिम अपराइजिंग ने चाइनीज कैरेक्टर को बहुत सिग्निफिकेंट रोल में प्रेजेंट किया एंड चाइना को दिखाया एज अ की प्लेयर इन ग्लोबल अफेयर्स। एंड देखते ही देखते चाइना के रेगुलेटर्स, चाइना की ऑडियंस की डिमांड की वजह से हॉलीवुड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग आर्म हो गया चाइना की इमेज चेंज करने के लिए। पर इससे इंडिया का क्या लेना देना? देखो, सच तो यह है कि एक फाउंडेशन हमेशा से इंडिया और इंडिया सिनेमा को लेके बिल्ड हो रखी थी। इतने पुराने टाइम से कि सत्यजीत रे जो 1950s में मूवी बनाया करते थे, बहुत सारे वेस्टर्न लोगों को उनकी अपू ट्रिलॉजी बहुत पसंद है। एंड उसके बाद भी बॉलीवुड को शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर्स को पूरी दुनिया में रेलेवेंस, फेम और अप्रिसिएशन तो मिला ही है। इनफैक्ट शाहरुख खान का रिकॉग्निशन एंड फेम जो वर्ल्ड वाइड है वो काफी हॉलीवुड एक्टर्स तक का नहीं है। बट इंडिया की पॉजिटिव इमेज में भी अभी एक बदलाव आया जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड इसमें मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं बॉलीवुड के अलावा बहुत ज्यादा तेज बढ़ती हुई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है RRR। RRR became a cultural phenomenon in the US, जो वहाँ पे एक दिन के लिए थिएटर में रिलीज हुई, बट लोगों को इतनी पसंद आई उसका रिप्रेजेंटेशन, स्टोरी टेलिंग, स्टाइलिस्टिक विजुअल्स, इतना कि वहाँ पे लोग RRR के पीछे पागल हो गए। तुम RRR हॉलीवुड रिएक्शंस देखोगे तो इंडियन ऑडियंस को कैटर करने के लिए पता नहीं कितने ही लोगों ने उस मूवी को अप्रिशिएट तक करा है। RRR ने ऑस्कर जीतकर पूरे हॉलीवुड में धमाका कर दिया। RRR के ऑस्कर जीतने तक टॉलीवुड को इंडिया के बाहर शायद ही लोग जानते थे। पूरी दुनिया के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मतलब था बॉलीवुड। बट RRR जैसी एक मूवी सिर्फ इंडिया में ब्लॉकबस्टर नहीं रही थी, यूएस में भी टॉप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके गई है। मूवी को अप्रिसिएशन सिर्फ मूवी देखने वालों से नहीं, लेकिन इंडियन सेलिब्रिटी से भी मिली, जैसे जेम्स गन, डेनी डेविटो और विजनरी फिल्म मेकर जेम्स कैमरन। नाटू ने जीता बेस्ट ऑस्कर फॉर ओरिजिनल स्कोर 2023 के ऑस्कर्स में लेडी गागा और रिहाना को हरा के। अब मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी इंडियन गाने को ऑस्कर मिला हो। स्लमडॉग मिलियनेयर में भी जय हो वन दी बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर। लेकिन उस ऑस्कर जीत के लिए इंडियंस इतने प्राउड नहीं हुए थे। हम ए आर रहमान जी के लिए बहुत खुश हुए थे, बट नाटू का ऑस्कर विन, एक ऐसी मूवी
जो ट्रेडिशनली इंडिया से निकल के आई है, उसकी जीत को पूरे देश ने सेलिब्रेट करा। एंड इस मूवी के वेस्ट में सक्सेसफुल होने का कारण ही ये था कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी डिटेल्ड एंड कल्चरली एनरिच्ड। एंड इसी मूवी ने पेव किए रास्ते फॉर अदर इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक बॉलीवुड, सैंडलवुड, मराठी फिल्म, ताकि उनको और एक्सपोजर मिले। एंड फिल्म इंडस्ट्रीज की पॉपुलैरिटी के अलावा हॉलीवुड तक में इंडियन ओरिजिन के या फिर इंडियन लोगों का टेक ओवर थोड़ा ज्यादा होने लगा है। जैसे पहले इंडियंस एक माइनॉरिटी थे, हमारा बिगेस्ट रिप्रेजेंटेशन सिम्पसन्स का अपू था। नाउ देयर आर अ ग्रुप ऑफ अ लॉट ऑफ टैलेंटेड इंडियन ओरिजिन पीपल जैसे लिली सिंह, हसन मिनाज, अजीज अंसारी, रिज अहमद, मिंडी केलिंग, जो इंडिया को एक अच्छी लाइट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड बहुत अक्लेम भी पा रहे हैं। वहीं अमेरिका में इंडियन डिस्पोरा बहुत जल्दी एक्सपैंड हो गया है। उनके पास गुड लाइफस्टाइल है, गुड एजुकेशन है एंड दे आर अर्निंग वेल। इंडियंस के पास मनी है वहां पे स्पेंड करने के लिए एंड हॉलीवुड को देने के लिए। एंड यही एक कारण है इंडिया का बढ़ता मार्केट, जहां पे इनकी मूवीज लाइक अवेंजर्स, बिगेस्ट हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स बहुत पैसे कमा के लेके जाती हैं। तो अब हॉलीवुड के पास एक रीजन है इंडियन ऑडियंस को खुश करने का, बिकॉज अमेरिका के पर्सपेक्टिव से चाइना के साथ साथ उनके पास एक और बड़ा मार्केट है 1.5 बिलियन पोटेंशियल लोगों का, जो उनकी मूवीज देखने के लिए एक्साइटेड है। 2016 में जियो आने के बाद तो अमेरिकन शोज, वेस्टर्न मूवीज की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत बढ़ गई है। एंड अगर तुम मूवीज के कॉन्टेक्स्ट को इतना नहीं समझ रहे हो तो यूट्यूब पर्सपेक्टिव से भी इंडिया की ऑडियंस वेस्टर्न यूट्यूबर्स के लिए भी सबसे बड़ा फॉरेन कंट्री होता है। एंड अनदर रीजन व्हाई हॉलीवुड थिंक्स इंडिया इज अ गुड मार्केट, बिकॉज अनलाइक जैसे वो हमारी इंग्लिश की समझ को दिखाते थे, इंडियंस एक्चुअली इंग्लिश बोलते और समझते हैं। प्रियंका चोपड़ा का अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको में लीड रोल पोर्ट्रे करना वाज अ बिग ब्रेक फॉर द इंडियन ओरिजिन एक्टर्स। वो पहली साउथ एशियन एक्टर्स थी वो करने वाली, एंड उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन लोग अपनी कल्चरल स्टोरी खुद बता रहे हैं। हसन मिनाज का पेट्रियट एक्ट ने डिस्कस करा अबाउट द स्ट्रगल दैट द साउथ एशियन कम्युनिटी हैज टू गो थ्रू इन द वेस्ट। मिंडी प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट सीरीज रिलीज बाय एन इंडियन आर्टिस्ट, जहां इंडियन लड़की का अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सेम हुआ नेवर हैव आई एवर में, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन लड़की की कहानी बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखाई गई इन हाई स्कूल, नेविगेटिंग लव, रोमांस, स्कूल with no stereotypical image. And अब तुम्हारे लिली सिंह के बारे में कोई भी ओपिनियन हो, बट शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन जिसने यूएस में एक प्राइम टाइम लेट नाइट कॉमेडी शो होस्ट करा। And ये representation in Hollywood media and culture, along with the growth that India is having and the respect that we are gaining in the rest of the world, is the reason how people all over the world have started changing their perception towards India. And अगर तुम्हें वीडियो का संक्षेप में लेसन चाहिए तो सिनेमा, जिसको लोग आर्ट समझते हैं, उस आर्ट की ऑडियंस अल्टीमेटली उन प्रोड्यूसर्स के लिए एक बिजनेस है। जब वो यूएस के ऑडियंस को कैटर कर रहे थे तो उन्हें इंडिया की रिप्रेजेंटेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता था, पर अब उन्हें पता है कि इंडिया में भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो उन्हें यहाँ के लोगों को भी खुश करना ही पड़ेगा। एंड फाइनली इंडियंस की जो इमेज है, जो हमें रेसिज्म झेलना पड़ता है बाहर जाके, वो कम होना तो शुरू हुआ है, बट इट इज योर राइट टू डिमांड गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कल्चर, of your voice, of how you live, of the kind of content you consume, the movies you see, the kind of movies you want to see, इस सब में तुम्हें डिमांड करनी चाहिए। एंड वो चेंज देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में सबकी बात करी। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो में कमेंट करके जाओ। ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस, डिटेल एनालिसिस, रिसर्च, अच्छी प्रेजेंटेशन आई होप के साथ तुम्हें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये वीडियो तो यूट्यूब एल्गोरिथम खुद कह रहा है कि तुम्हें देखनी चाहिए, तो इसको जाकर चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।